हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़, यानी कि भारतीय वन नीतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे भारतीय वन नीति क्या है। ठीक है, तो भारतीय वन नीति जो है वो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या है। ठीक है, तो वनों से संबंधित है, वनों के सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एवं वनों के सतत विकास के लिए एक ऐसी नीति का निर्धारण किया गया जिसे हम वन नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और चीज़ें हम जानते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या है। तो जैसा कि मैं बताया अभी आपको सरल सी भाषा में कि वनों के सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, वनों के पारिस्थितिक, ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से वनों के सतत विकास के लिए एक पॉलिसी का निर्धारण किया गया, एक नीति का निर्धारण किया गया जिसे हम जो है फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसके अंतर्गत कई समय समय पर कई सारे सुधार इसके अंतर्गत किए गए, तो उन सभी के बारे में हम जो है वो आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा और इसके बारे में है कुछ टॉपिक्स। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, भारत की राष्ट्रीय वन नीति देश के वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए भारतीय सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों और विनियमों के एक समूह को संदर्भित करती है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति देश के वन संसाधनों के प्रबंधन संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों के नियमों को संदर्भित करती है। तो सरल सी भाषा में है छात्रों कि भारत की जो वन नीति है ये वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संवर्धन के लिए, वनों के सतत विकास के लिए, वनों के आर्थिक, ठीक है, वनों के सामाजिक विकास के लिए एक नियम बनाया गया। ठीक है, एक नियम कानून बनाया गया, नियम नीति बनाया गया जिसे हम भारतीय वन नीति के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी सरल भाषा में इसको समझना है। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिसे सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हुए वनों के सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगर हम बात करें छात्रों कि वन नीति के क्या उद्देश्य हैं, तो वन नीति का मुख्य उद्देश्य है वनों के सामाजिक, वनों के आर्थिक, ठीक है, वनों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य, ठीक है, इकोलॉजिकल पारिस्थितिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हुए वनों का सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय वन नीति क्या है। तो भारतीय वन नीति जो है वो कह सकते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में वनों के संरक्षण, वनों के संवर्धन, वनों के विकास, ठीक है, वनों के सतत विकास के लिए, वनों के संरक्षण के लिए एक नीति बनाई गई, एक नियम बनाया गया जिसे हम भारतीय वन नीति जो है वो कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक स्वास्थ्य को देखते हुए वनों के जो है वो वनों का सतत उपयोग किया जाए। ठीक है, वनों का सतत उपयोग किया जाए, संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हुए, मतलब इन्वायरमेंटल बैलेंस को देखते हुए पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, इन सभी पे जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के क्या उद्देश्य हैं, कुछ अन्य उद्देश्य हैं। अभी तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, अब कुछ डिटेल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय वन नीति के क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय वन नीति के कई सारे मुख्य उद्देश्य हैं जिसको अलग अलग प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि वनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज़, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की बात करें तो जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों को क्षरण, वनों की कटाई से बचाना। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण की दृष्टिकोण से वन की कटाई को रोकना। ठीक है,
वनों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध मात्रा में, उसको रोकना, उसको संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो वनों का क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, और वनों की कटाई से बचाने के लिए वनों का संरक्षण किया जाना और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो वनों का संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है बेटा? वनों की जैव विविधता को बनाए रखना, ठीक है, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना, वनों को क्षरण को रोकना और वनों की कटाई को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, संधारणीय प्रबंधन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो संधारणीय प्रबंधन मतलब क्या हुआ बेटा? सस्टेनेबल, यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट। तो वन संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि वन निर्भर समुदायों की आजीविका को समर्थन मिल सके, साथ ही वनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सस्टेनेबल ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, वनों के संधारणीय विकास की बात करें, तो वन संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि वन निर्भर समुदायों की आजीविका को समर्थन मिल सके, साथ ही वनों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य भी बनाए रखा जा सके। तो वनों के संवर्धन को, संरक्षण को बढ़ावा देना, देखिए बहुत सारी आबादी है छात्रों कि वनों पर निर्भर है, जैसे कि वनों की लकड़ियों को काट करके वो लोग बेचते हैं, अपना खर्च चलाते हैं, उनका आर्थिक दृष्टिकोण से वनों में बहुत सारे उद्योग निर्भर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को वन उद्योग में रोजगार मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि वनों पे जो निर्भरता है, जिन समुदाय की वनों पर निर्भरता है उसको भी बनाए रखना है। ठीक है, और वनों को संरक्षित भी करना है। ठीक है, तो वनों की संख्या इतनी मात्रा में हो कि उसके जो निर्धारित उद्योग हैं उनका भी संचालन हो, जिससे किसी की जीविका चल सके सॉरी तो वनों पर आधारित जो उद्योग हैं उनका भी संचालन हो सके, उसमें जो निर्भर लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, उनकी आजीविका का साधन हो सके। इसके अलावा वनों को संरक्षित भी रखना है, नहीं तो पता चला कि सारे वन कटा दें, ठीक है, वन कम हो जाएं और लोगों को आजीविका को लेकर के। तो इस प्रकार से वनों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, मतलब कि लोगों की जीविका का साधन भी वन है, इसको भी ध्यान देना है और वनों को हमको संख्या भी बनाए रखना है, अपने पर्यावरणीय संतुलन को भी ध्यान देना है। तो ये इसका है आपका, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, संधारणीय विकास। ठीक है, तो वनों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हो, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे, इन सभी को ध्यान में देते हुए हम वनों का संवर्धन मतलब दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, दीर्घकालिक संख्या वनों की बनाई रखी जा सके, यही है संधारणीय विकास। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, अगला उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। भारत के वनों में विविध पौधों और पशुओं की सुरक्षा करना ताकि पर्यावरण स्थिरता बनी रहे। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता मतलब कि कई सारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, और ये सभी इसके अंतर्गत आए, इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, इसका भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, तो वनों के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके, जैसे कि वृक्षारोपण, वनीकरण, पुनर्वनीकरण प्रयासों के माध्यम से कार्बन अवशोषण को बढ़ावा ताकि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। तो देखो छात्रों, जलवायु परिवर्तन का सीधा माध्यम है कि तापमान में निरंतर वृद्धि होना। ठीक है, वातावरण के तापमान में निरंतर जो वृद्धि हो रही है उसको सबसे उसका मुख्य कारण है कि प्रदूषण का बढ़ना, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी अंधाधुंध मात्रा में कटाई होना, ठीक है, शहरीकरण का बढ़ना, ठीक है, वर्षा का कम होना। तो कई सारे फैक्टर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जलवायु परिवर्तन के निवारण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, वनीकरण को बढ़ाया जाए और पुनर्वनीकरण को जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो इन सभी से जो है वो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन
आपका जो है वो क्लाइमेटिक चेंज की जो है वो उसको निवारण किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाना चाहिए, वनीकरण को बढ़ाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे हम अपने वातावरण को बचा सकें, पर्यावरण को बचा सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है क्लाइमेटिक चेंज को कम करना, ठीक। इसके अलावा भारत की कुछ वन नीतियाँ घोषित की गई थी। भारत सरकार के 2 प्रमुख वन नीतियाँ घोषित की गई, ठीक है। तो वन नीति भारत सरकार के द्वारा 2 प्रमुख वन नीति की घोषणा की गई थी, जैसे कि है 1988 में की राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ठीक है। तो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति जो थी उसके बारे में जानते हैं कि जो सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो आई थी वो किसके आधारित है? सतत विकास पर आधारित है, सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित नीति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों, नीति का जोर पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने पर है, जो देश के वनों की गंभीर कमी से प्रभावित हो गया है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित और पुनः स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों का संपूर्ण विकास करना, वनों का संरक्षित करना, वनों की रक्षा करना, ठीक है, ये किसका उद्देश्य था? ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सभी लोग एक साथ मिल करके वनों का विकास कर सकें, वनों के विकास में जो है वो अपना सहयोग प्रदान कर सकें, सभी को मिल करके पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और पारिस्थितिक स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और उद्देश्य में क्या है कि मुख्य रूप से पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है। जो पर 1988 के बाद क्या हुआ कि पर्यावरण का नुकसान जो है देखा गया कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, पेड़ की कटाई अधिक हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए 1988 की राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। उसके अंतर्गत मुख्य रूप से पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना, जो पर्यावरण का संतुलन डिसबैलेंस हो रहा था उसको कम किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इस प्रकार से वनों की गंभीर कमी से प्रभावित हो गया है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि देश में वनों की गंभीर कमी हो रही थी। तो इसको देख करके वो है राष्ट्रीय वन नीति आई और इसके अंतर्गत संतुलन को संरक्षित करना और उसे पुनः स्थापित करना, जो वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं उसको पुनः स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों। तो इसको अच्छे से हम जो है वो याद कर लेंगे। फिर 2018 की राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज 2018, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने, वन क्षेत्र को बढ़ाने और वन प्रबंधन प्रथाओं में सुधार पर ध्यान देती है। तो 2018 की एक फॉरेस्ट पॉलिसी क्या थी? फर्स्ट जो थी 1988 में आई थी, सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 में आई थी और 2018 का जो मुख्य एम था, जो मुख्य उद्देश्य था उसको जानेंगे। तो इसके बारे में जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने, वन क्षेत्र को बढ़ावा और प्रबंधन, वन प्रथाओं में सुधार देने से है। तो इसका था कि 1988 ईस्वी में, ठीक है, पहले 54 में, फिर 1988 में, फिर 2018 में। तो जो पुरानी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आई उसमें कुछ सुधार किए गए, ठीक है। जो पुरानी फॉरेस्ट जो है वो वन नीतियाँ थीं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया। कब किया गया? 2018 में किया गया। और इसका मुख्य फोकस क्या था कि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके, वनीकरण को बढ़ाया जाके फॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ किया सकते, ठीक है, लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, फॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करें, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम किया जा सके और वन प्रबंधन प्रथाओं में सुधार किया सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, वनीकरण को बढ़ाना और साथ ही साथ जो पुरानी जो है फॉरेस्ट पॉलिसीज थी उसमें कुछ उसमें सुधार किया गया,
ठीक है। इसके अलावा अन्य कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि खराब वन क्षेत्रों में वनीकरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी मॉडल पे, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल पे जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप में एक काम किया गया, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो खराब वन क्षेत्र थे, जहाँ पर पहले वन था वो नष्ट हो चुके हैं, उनको पुनः जीवित करना, ठीक है। जो कई प्रकार के जो है वो सार्वजनिक और निजी संस्थाएं हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। शहरी हरियाली में वृद्धि, ठीक है। तो शहरों में क्या है कि जो जैसे जैसे जो है वो शहरी क्षेत्र का विकास हुआ तो वहाँ पर वनों को कटाई हुई, वनों को अधिक मात्रा में काटा गया। तो इसके लिए जो है वो जो खाली स्थान पड़े थे, पार्क हो गया, रोड के किनारे हो गया, ठीक है, जो भी जो है शहर के बीच में ज़मीनें थी उसमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा वनों को आग से बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट को, वनों को आग से बचाने के लिए, फायर सेफ्टी के लिए जो है वो मुख्य रूप से कई सारी जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, कई सारे जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। जैसे कि जो देखिए क्या होता था कि वन आपस में टकरा करके गर्मी के दिनों में उसे आग निकलती थी, जिससे बड़ी बड़ी जो है वनों में आग लग जाती थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा वनों को नुकसान होता था। तो वनों की आग को नियंत्रित करने के लिए कई सारे जो है वो फायर सेफ्टी स्टेशन जो है वो फॉरेस्ट में स्थापित किए गए, सर्विलांस वगैरह स्थापित किए गए, ठीक है। तो कई सारी जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिससे कि फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है वनों को, जो फॉरेस्ट फायर है, वनों की जो आग है उसे नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसके अलावा छात्रों, सहभागी वन प्रबंधन, राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन, नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, NCFM मिशन की शुरुआत की गई। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है NCFM नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, NCFM की शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 की वन नीति के अंतर्गत की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो इस नीति में की गया, सहभागी वन प्रबंधन नीति जिसको कहते हैं, ठीक है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण द्वारा उनका पुनरुद्धार करना, ठीक है। तो नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको जो है, जो नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटर शेड है जो रिवर्स का, उसको पुनर्जीवित करना, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना। कैसे इंक्रीज किया सकता है? ज़्यादा फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, यानी कि कटाव को रोकना, जिससे कि पानी संरक्षित हो सके, और जहाँ पर पानी संरक्षित होगा वहाँ पर वनों का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण का, नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पर फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पर आसपास नमी रहेगी और वहाँ पर आसानी से जो है वो वन तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो नदियों के आसपास जो तलहटी क्षेत्र है वहाँ पर वनों को रोपित करना और वन क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा वनों का आर्थिक मूल्यांकन, मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण जो जलवायु के अनुकूल और बाजार उन्मुख है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि वनों का आर्थिक मूल्यांकन करना, ठीक है, आर्थिक इवेल्यूएशन, इकोनॉमिकल इवेल्यूएशन करना। इसके अलावा मूल श्रृंखला दृष्टिकोण जो जलवायु के अनुकूल और बाजार उन्मुख हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इकोनॉमिकल इवेल्यूएशन करना, इसके अलावा जो है वो ऐसे फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, ऐसे फॉरेस्ट को लगाना जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू अच्छी हो, मार्केट पर्पस से जिसकी डिमांड अच्छी हो, ऐसे फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को मोटिवेट करना कि ऐसे फॉरेस्ट को लगाएं जिसका आर्थिक महत्व हो, ऐसे जो है वृक्षों को लगाना जिसका आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व हो, बाजार की दृष्टिकोण से महत्व हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कराना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 का, ठीक है। तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद करेंगे भारतीय वन नीतियों की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में
उसको मैं बताया। अब एक टॉपिक है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज़, ठीक है, यानी कि भारतीय वन नीति की प्रमुख क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भारतीय वन नीति की कई सारी प्रमुख विशेषताएं थी, कई सारे जो है वो टॉपिक्स के अंतर्गत कई सारे हेडिंग्स में आपको समय समझाऊंगा। तो इसकी मुख्य विशेषता थी पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो वन नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। तो वन नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत प्राकृतिक विरासत जिसमें वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता शामिल है का संरक्षण करना। तो इसके अलावा देखो क्या है कि पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण करना, इससे पर्यावरण की स्थिरता जो है वो बने रहे। इसके अलावा वन को एक प्राकृतिक विरासत मानना, ठीक है, वन जो है उसको एक विरासत के तहत, एक धन के तहत जो है वो प्राकृतिक विरासत मानना जो है वो। इसके अलावा जो वनस्पतियाँ और जीव हैं उसको संख्या को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना, क्योंकि वनों में कई सारे जो है वो महत्वपूर्ण पक्षी, जीव जंतु वो भी पलते हैं, तो उनकी भी संख्या पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना, जिससे पर्यावरण का संतुलन क्या हो, बना रहे, इसका भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। और वनों का संरक्षण करना, ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा यह नीति नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण की जांच पर जोर देती है। तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ये नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण की जांच पर जोर देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है ये नदियों के, ठीक है, नदियों और झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा जो है वो मिट्टी के जो कटाव है और जिससे कि मरुस्थलीकरण जो है बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। देखो सरल सी भाषा में है ना कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की मिट्टी कट के नहीं बह पाती है, मतलब कि जब बारिश तेज़ होती है तो वहाँ का कटाव जो होता है मिट्टी का वो नहीं हो पाता है। इसी कटाव को छात्रों हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं या फिर मृदा क्षरण कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं ना ये ज़्यादा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, नदियों में जाने से रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं ये कटाव को रोकते हैं और मरुस्थलीकरण से बचाने पे जो है वो ज़मीन को मरुस्थलीकरण होने से भी रोकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा वन क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, अगला क्या उद्देश्य है इसका, अगली क्या विशेषता है, वन क्षेत्र में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। तो इसका मुख्य विशेषता है वन क्षेत्र में वृद्धि करना। तो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का एक प्रमुख लक्ष्य देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33%, ठीक है, 33% हिस्से को वन या वृक्षों के आवरण के तहत लाना है। तो 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, उसका 33% यानी 33% भूभाग पर जो है वो वन होना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 33% भाग पे जो है वो वन क्षेत्रफल होना चाहिए। ये उद्देश्य है 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का, ठीक है। तो यह लक्ष्य पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 66% निर्धारित किया गया है। तो ये मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 66% भाग पर, ठीक है, 66% भाग पर
वहाँ पर वन क्षेत्रफल जो है वो होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। तो छात्रों, ये जो 33% और 66% का लक्ष्य है, इसको पूरा करने के लिए कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतलब कि कई सारे जो है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, नियम बनाए जाते हैं, वानिकी को इंक्रीज करने के लिए वानिकी कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा जो है वो वन रोपी सप्ताह चलाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, वानिकी महोत्सव मनाया जाता है और कई सारे वृक्षारोपण के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि इस लक्ष्य को बनाया जा सके। अभी भी लक्ष्य से हम लोग बहुत दूर हैं। 33% लक्ष्य को पूरा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, यानी कि वनों का अगर विकास करना है, वनीकरण बढ़ाना है, तो सामुदायिक भागीदारी होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि हम एक कम्युनिटी बना करके एक साथ सामाजिक व्यक्ति, सभी समाज के लोग मिल करके वनों को रोपित करना, वनीकरण जो है वो बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि वन नीतियों में वन प्रबंधन और संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी आबादी को शामिल करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये जितनी भी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी का आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि तमाम सारे जो जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, उनकी सामुदायिक भागीदारी लेकर के उन्हें प्रोत्साहित करके हम वनों का विकास कर सकते हैं। उनकी सामुदायिक उनको जो है वो एक समुदाय के रूप में बना करके उनको शामिल किया गया वनों के विकास के लिए। मतलब कि वनों का अगर विकास करना है तो वहाँ की जो आबादी है, आदिवासी लोग हैं, उनकी भागीदारी उसमें आवश्यक होनी है। तो उन्हें प्रोत्साहित करके, उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करके, उन्हें वनों को रोपित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वनों के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें यही था कि लोगों की भागीदारी करके, लोगों को जोड़ करके वनों का विकास किया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, वनों को रोपित किया जाए, वनों को देखभाल की जाए। तो ये JFM कार्यक्रम था, वो इसका मुख्य उद्देश्य था भागीदारी को सुनिश्चित करके लोगों की भागीदारी के माध्यम से वनों का विकास किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की ईंधन की लकड़ी, चारा, छोटे लकड़ी, ठीक है, गैर इमारती वन उत्पाद NTF की ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य था लोगों को ईंधन की लकड़ी, चारा, छोटी लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पादों NTFP की ज़रूरतों को पूरा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो इसकी विशेषता है, वनों की उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो कैसे वनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी? वन नीतियों का उद्देश्य वन की उत्पादकता को बढ़ाना है, ताकि वे स्थानीय और राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इसकी मुख्य विशेषता है वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, वनों की उत्पादकता से मतलब क्या है कि जो वन उपयोगी लकड़ी है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी वन है, इकोनॉमिकल पर्पज से जो महत्वपूर्ण वन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, और जिससे वनों से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। ठीक है, यह लकड़ी के कुशल उपयोग और लकड़ी की प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करता है। तो ये वनों की उत्पादकता संबंधित है। वनों की उपयोगी लकड़ी, वनों की जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, साखू, चीड़, देवदार,
आपके जैसे आपके बांस हो गए, ठीक है। तो इन सभी की जो सागौन, शीशम, ये सारी जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं जिसके मार्केट में जिसकी वैल्यू अच्छी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोपित किया जाए, जिससे कि वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, वनों से ज़्यादा लाभ लिया जाए, ठीक है। और आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो वनों के महत्व को पूरा किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उपयोगी लकड़ियों को उगाना इसका मुख्य विशेषता थी। इसके बाद वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, इसका अगला विशेषता है कि वन जीव संरक्षण। वन नीतियों में वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण को महत्व दिया गया है, ठीक है। मतलब कि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ में जो है वो कई सारे जो है वो फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंतर्गत रहने वाले जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भी संख्या को बढ़ाना इसका मुख्य विशेषता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विस्तार और बेहतर रखरखाव किया जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो वन्य जीव हैं, भाई जो जंगल हैं आपके, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में ही कई सारे पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, तो उनका भी संरक्षण किया जाए उसी के अंतर्गत। तो उसके लिए कई सारे जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जिसमें हम एक संरक्षित नेटवर्क के माध्यम से उनकी रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना, उनकी संख्या को बनाए रखना, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने, उनके लिए उनके संरक्षण के लिए कानून बनाना, इन सभी पे ध्यान जो है वो दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। व्यवसायिक उपयोग से संरक्षण की जोर लाओ देयर, शिफ्ट फ्रॉम कॉमर्शियल यूज टू कंजर्वेशन, ठीक है। तो भारत की शुरुआती वन नीतियाँ जैसे 1894 से 92 नीतियाँ मुख्य रूप से लकड़ी के व्यवसायिक उत्पाद और राजस्व पर केंद्रित थी, और 1988 की नीतियों में इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया और संरक्षण तथा पर्यावरण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यवसायिक उपयोग से संरक्षण की ओर करना, तो मतलब कि कमर्शियल पर्पज से भी वनों का ध्यान देना। कमर्शियल का मतलब क्या हो गया, आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जो है वो पेड़ पौधे हैं उसको ज़्यादा लगाना, बढ़ावा देना, ठीक है, जिससे व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी वनों को महत्व समझा जाए। 1988 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक जो इकोनॉमिकल पर्पज से इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं, वन हैं, उसको ज़्यादा लगाना और उनको संरक्षित करना, ये इसका मुख्य वो विशेषता थी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वोमेन्स इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो राष्ट्रीय वन नीति की मुख्य विशेषता है महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण कैसे हम कह सकते हैं कि वन नीतियों में वन संरक्षण प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। तो महिलाओं का भागीदारी पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। वनों के संरक्षण के संबंधित, वनों के रोपण, वनों की देखभाल, वनों का विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, क्योंकि महिलाएं क्या हैं कि महिलाएं आसानी से वनों की देखभाल कर सकती हैं। वनों की जो है वो देख रेख करने में, वनों के विकास में, वनों के रोपित करने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे कि वन क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण भी इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो ये कई सारे टर्म थे जो मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का उद्देश्य क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की क्या महत्व है और फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इन सभी टॉपिक्स को मैंने आज आपको बताया। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।